क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं 14 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है 9650347272 पे बात कर सकते हैं हम लोगों से। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित। ठीक, सिलिप सिम्बो पौदी बिदैनी। ठीक, सिलिप सिमो पौदी बिदैनी, ये एक्चुअली ऑक्टोपस का सबसे पुराना जो रूप है, ठीक है ना, उसको ढूंढा गया है, भी उसके जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं। तो उसका नाम जो है क्या है, ये सिलिप सिमो पौदी बिदैनी, इतना याद रखना, ऑक्टोपस का है। इसमें एक खास बात देखने वाली बात है कि ऑक्टोपस तो हम लोग पता है कि आठ इसके हाथ होते हैं, तो उसकी वजह से इसको ऑक्टोपस बोला जाता है। लेकिन जो ये बिदैनी था, ये आपका पुराना वर्जन था इसका। ठीक, और इसके 10 आर्म होते थे। ठीक, 2 एक्स्ट्रा आर्म जो थे वो अब जो हम देखते हैं ऑक्टोपस को उसमें नहीं है, इसीलिए वो 8 जो है ऑक्टोपस, इसलिए उसका नाम रखा गया है। इसी तरीके से किसी जो है ये स्पेशीज़ के इवोल्यूशन में जो अंग जो है वो कम हो गए, वो हमें घोड़ों में देखने को मिलते हैं और जो है डायनासोर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक, मांस खाने वाला डायनासोर घोड़ों में भी दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक, ये देखने में जो है ये वाला ऑक्टोपस आप देखोगे बिदैनी, ये स्क्विड जैसा दिखता है, स्क्विड। हालांकि स्क्विड नहीं है, और स्क्विड काफ़ी बाद में आया था इनसे। ठीक, तो पहले कौन आया था? पहले ऑक्टोपस आया था बिदैनी, फिर उसके बाद स्क्विड आया है। ठीक, और जो ये बिदैनी मिला है इससे करीबन 82 मिलियन ईयर जो है ओरिजिन जो है इस स्पेशीज़ की ऑक्टोपस की और पीछे खिंच गई है। ठीक, मतलब अभी हम लोग जो जानते थे उससे 82 मिलियन ईयर्स जो है पहले आ गया था। ठीक, और ये देख रहे हो 12 सेंटीमीटर का ही है, ये टॉर्पीडो शेप का है और स्क्विड लाइक अपीयरेंस है, बट स्क्विड से काफ़ी अलग होता है ये। ठीक, तो याद रखना, इसका नाम में भी पूछ सकता है। अभी कहाँ पे ये मिला है? जीवाश्म इसका सेंट्रल मोंटाना में मिला है ये। ठीक, सेंट्रल मोंटाना में। ये कुछ इसमें चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बता दी आपको। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से इकोनॉमी संबंधित है। देखिए ईपीएफओ, ठीक, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य निधि जो होती है, जैसे कि आज अब जो भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो अपना कुछ पैसा अपनी सैलरी का जो है देते रहते हैं, ठीक, भविष्य निधि के तौर पे। और जब वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं तब उनको वो पैसा मिलता है। तो जो पैसा हम जमा करते रहते हैं, इस पर कुछ ब्याज मिलता है। उस ब्याज को सेट करता है ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इनकी अभी मीटिंग थी, 230वीं मीटिंग थी गुवाहाटी में। वहाँ पे इन्होंने पिछले साल का, ठीक, 2021-22 जो वित्तीय वर्ष है जो अभी ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को, उस वर्ष का जो है ब्याज कितना मिलने वाला है, पैसा जो जमा किया है कर्मचारियों ने, उसके बारे में बताया। और ये ब्याज अभी तक का, ठीक है ना, अभी तक का जब से देखा जाए तो 1977-78 के बाद से जो है सबसे कम है ये। ठीक, मतलब 1977-78 में 8% हुआ था। हालांकि उस समय 1952 से लेकर 1977-78 तक 8% सबसे हाईएस्ट था। ठीक, और उसके बाद जो है 8.5 रहा है 3 साल जो है आपका 2089-80, सॉरी 79-80, 80-81, 2011-12। ठीक, इसमें 8.5 से कम रहा है। ठीक है, 8.25 रहा था इन तीनों साल। लेकिन जो है उसके बाद अब जो है 8%, ये 8.1% हो गया है। ठीक, 8.1%। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए 21-22 में कितना ब्याज दिया इन्होंने, 8.1% दिया। ईपीएफओ को जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ज़्यादा। ठीक, ये पूरा टॉपिक जो आज पढ़ाया जा रहा है सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्याज है ये ऐसे धीरे धीरे जुड़ता रहता है। मेन चीज़ में एक जानने वाली है ये कि ये इन्होंने ईपीएफओ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने बोला है कि 8.1% होगा, लेकिन फाइनल जो रेटिफिकेशन होगा, पुष्टि होगी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वित्तीय मंत्रालय इसमें करता है। और फिर उसके बाद ही सूचना जारी की जाती है और फिर मेंबर्स के अकाउंट में पैसा फिर क्रेडिट होता है इस ब्याज के अनुसार। ठीक, 8.1। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें फाइनल अथॉरिटी हो जाती है।
ठीक, ये जो रेट है ये इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इसलिए जो कई सारे ट्रेड यूनियन हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, उन्होंने इसकी आलोचना भी करी है और कहा था कि भाई साहब 8.5% रखो, लेकिन रिटेन नहीं किया गया है। तो कुछ चीज़ें आपको पॉइंट यहाँ पे इकोनॉमी के बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज, ठीक, और दूसरा महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन। इसमें क्या चीज़ आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए 100 रुपये आपके पास है, ठीक, 100 रुपये आपके पास हैं जिसको आपने बैंक में डाला या ईपीएफओ में डाला मान लो, ठीक, तो उसमें आपको 8.1% ये दे रहे हैं, 8.1% ये दे रहे हैं अगर आपने ईपीएफओ में डाला, और अगर आपने बैंक में डाला तो 4% दे रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझना, ये 100 रुपये जो है एक साल बाद आपके 104 रुपये हो जाएंगे, एक साल का अगर हम टाइम लेते हैं तो, ठीक, बैंक में, और 108.1 हो जाएगा ईपीएफओ के अनुसार, ठीक, एक साल में। लेकिन उस साल अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति 6% रही, ठीक, इन्फ्लेशन अगर 6% रहा, तो ये बैंक के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आपको 2% का नुकसान हुआ है। समझ में आई बात? तो 2% का आपको वहां पे नुकसान होगा। तो क्यूमुलेटिवली अगर देखो, क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है वो घट गई महंगाई की वजह से, तो आपको जो है -2% यहाँ पे मिला। और वहीं अगर ईपीएफओ फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा करा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप 6 को ये माइनस कर दो, 2.1% ही आपको मिलेगा। यानी कि जो रियल वैल्यू आएगी, रियल बोला जाएगा जब भी इन्फ्लेशन को आप हटाए, तो सकल घरेलू उत्पाद या सब में आपने सुना होगा कि रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक, तो वो यही है। जब आप उसमें से नलीफाई मतलब बैलेंस आउट कर देते हो इन्फ्लेशन को, तो जो आता है परसेंटेज उसको फिर हम रियल की तरफ बोलते हैं। तो रियल जो रिटर्न आपको मिलेगा ईपीएफओ के अनुसार वो आपको 102.10 रुपये मिलेगा। ठीक, आई होप कि तुमको ये मतलब आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, ये वाला टॉपिक और कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके अलावा जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आयोग लोग करते हैं कि वो ट्रेंड पूछते हैं। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे ट्रेंड कि पिछले एक दशक में बताइए कि जो ब्याज दर है ईपीएफओ के द्वारा जो निर्धारित की जाती है वो कैसी रही है। क्या लगातार बढ़ती रही है, या लगातार घटती रही है, या फिर जिग जैग रही है। तो यहाँ पर जिग जैग रहेगी, देख रहे हो, यहाँ ऊपर गई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, देख रहे हो। तो ये जिग जैग पैटर्न ट्रेंड जो है बना रहा है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, यूपीपीएससी, पीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पेपर 2, हेल्थ इश्यू संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये डेटा आता है ये स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में पूछता है इस तरीके से कि भैया ये मृतत्व जो है मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक, मृतत्व जो है मृत्यु अनुपात क्या है, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो इसमें एक डेटा आता है सरकार की तरफ से, वो डेटा आता है किस नाम से, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ही जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल डेटा है, ठीक। और ये अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आया है वो 2017-19 का है, तो 2 साल में ये निकाला जाता है डेटा। और इसमें न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि केरला सबसे ऊपर रहा है। यानी कि 1 लाख जब बच्चे पैदा होते हैं तो सिर्फ 30 महिलाएं जो है, सिर्फ तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब यह है कि 30 जो माँ हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। तो ये मतलब इस तरीके से इसको मापा जाता है, वही मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये लोवेस्ट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में, और केरला सबसे इसमें अच्छा इसने परफॉर्म किया है। इससे पहले वाला जो था 15-17 वाला, उसमें केरला की जो वैल्यू थी वो 42 थी, तो 12 पॉइंट गिर गया है, ठीक। अभी जो ये डेटा अच्छा निकालता कौन है भैया, हो सकता है अलग से ये क्वेश्चन पूछ ले कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कौन निकालता है। तो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है ये इसको जो है पब्लिश ब्रॉट आउट करता है, ठीक। और ये इसके अलावा केरला के अलावा सबसे अच्छी जो मतलब इसमें दिखाया है डिप, वो महाराष्ट्र ने दिखाया है। 55 था 2015-17 में, अब ये 38 हो गया, 38, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेटा। और भी जो डेटा होगा सेक्स रेशियो संबंधित, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब मैं डेटा आप लोग को दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ हम फिर से देखेंगे, ट्रेंड वाला, अगर एमएमआर का ट्रेंड देख लिया जाए तो लगातार अगर आप देखो हर 2 साल में ये लगातार नीचे गिरा है, तो ये डाउन हुआ है कंसिस्टेंटली। क्वेश्चन अगर ट्रेंड वाला पूछे तो अब आप लोग आसानी से
कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इस फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिया सेंटर अब हैदराबाद में बन गया है, बन रहा है, उसका फाउंडेशन चल रहा है, वैसे तो किराए के उसमें चला, लेकिन नए जो उसका सेंटर खोला जाना है हैदराबाद में, उसका फाउंडेशन स्टोन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो हैं उन्होंने इसका फाउंडेशन आधारशिला भी रखी है। किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये बताइए कमेंट करके। और पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारा कौन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद। जो ये नया बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, हैदराबाद में, याद रखिएगा। रमन्ना जी ने ये भी बोला है कि एक ही साल में क्या होगा कि ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर है हैदराबाद वाला, ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा बन जाएगा, जैसे कि बाकी इंटरनेशनल बहुत अच्छे अच्छे आर्बिट्रेशन सेंटर हैं लंदन में, दुबई में, सिंगापुर में, उसके बराबर ही पहुंच जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। इस सेंटर को बनाने के लिए प्रपोज किसने किया था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिया सेंटर जो ट्रस्ट है उसने किया था, ठीक। और ये ऑलरेडी वहाँ फंक्शन है आपका, लेकिन रेंटेड उस एकोमोडेशन पे है, नाना क्रमगुड़ा यहाँ पर, ठीक। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं और आप लोग के जो है इसके बारे में डीपर वो बताना चाहता हूँ, ठीक। वैल्यू एडिशन है ये, जो मीडिएशन हो गया आपका, आर्बिट्रेशन हो गया, ये एक तरीके का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ठीक। वैकल्पिक जो आपका डिस्प्यूट है, विवाद है, उसमें समाधान है ये, जो कोर्ट में मान लीजिए केसेस चल रहे हैं, ठीक, कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कुछ करना चाहते हो तो वो आप जो है इस तरीके से ADR के जरिए कर सकते हो। तो उसमें मीडिएशन होता है और आर्बिट्रेशन होता है। अब इसमें देखिए चरण है, कोर्ट से आप डायरेक्टली आर्बिट्रेशन पे भी जा सकते हो, और या फिर मीडिएशन, और फिर उसकी मीडिएशन से बात नहीं बनी तो आर्बिट्रेशन पे जा सकते हो, ठीक। तो आप एक चीज़ इसमें ये समझना वाली ज़रूरी है बात कि मीडिएशन में मतलब मध्यस्थता जो है की जाती है, और उसमें जो भी डिसीजन किया था वो मतलब दोनों लोग को राजी है तो ठीक है, और मतलब समझौता टाइप से एक होता है, नेगोशिएशन होता है इसमें, ठीक। और नेगोशिएशन को सुविधाजनक बनाता है, ठीक। तो वहाँ पे अगर मान गए तो ठीक, जो लिया गया समझौता हुआ, नेगोशिएशन हुआ, उस पर बात हुई, दो पार्टी मान रही है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मान लीजिए नहीं मानती हैं तो फिर आर्बिट्रेशन पे जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी आर्बिट्रेशन पे जाया जा सकता है। आर्बिट्रेशन कैसे डिफरेंट है मीडिएशन से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। EPFO वाले भी इसको जरूर देखना, और बाकी स्टेट PCS UPSC वाले तो में तो पूछा ही जा सकता है, ठीक। तो इसमें देखो एक तो ये है कि डिसीजन लिया जाता है, ठीक। जैसे कोर्ट काम करती है वैसे ही कोर्ट काम यहाँ पे भी काम किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, ये एनफोर्सिएबल होता है यानी कि बाइंडिंग होता है, और ये जो कोर्ट में केस चल रहा होता है एक तरीके से उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक। मीडिएशन में हालांकि ऐसा नहीं होता है, और मैंने आपको बताया एनफोर्सिबल है, वहीं मीडिएशन वाले का हो सकता है कि दोनों पार्टियां जो समझौते पे उतरी थी वो हो सकता है उस पर ना भी रहें, ठीक, लेकिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। और जो आर्बिटर होता है, ठीक, जैसे इंडिया मतलब आपका और मेरा विवाद हो गया तो आपने आर्बिटर चूज़ किया, तो मैं भी उसको अगर हाँ बोलूँगा तभी आर्बिटर हम लोग का ये आर्बिट्रेशन करेगा। ऐसा नहीं कि पार्टी B ने जो आर्बिटर रख लिया वहीं हम भी उसको जो है उसके अंडर ही जो है आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू करा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी ज़रूरी जो है वो मैंने इसमें बता दी। मान लीजिए प्रीलिम्स में पूछ लिया तो भी ठीक, नहीं तो मेंस में इसमें क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, ठीक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, जो व्हीकल पुराने हो जाते हैं तो उनको स्क्रैप करने की एक पॉलिसी होती है। जैसे कि डीजल इंजन के लिए जो है आपका 10-15 साल है, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे फैक्ट नहीं याद है, और पेट्रोल इंजन के लिए शायद 20 साल है, ठीक, जो गाड़ियाँ हैं। और इसी तरह मतलब दोनों व्हीकल के लिए होती हैं, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। तो उसी पे जो है इन्होंने यहाँ पे एक मसौदा निकाला है, ड्राफ्ट निकाला है, नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, और इसमें कुछ जो रूल्स हैं उसके लिए इन्होंने मसौदा यहाँ पर ड्राफ्ट अभी निकाला है, ठीक। कुछ जो है ये रूल आए थे 2022 वाले, उसमें संशोधन की बात करी गई थी, 23 सितंबर 2021 में किए गए थे संशोधन। तो वो क्या क्या संशोधन हो रहे हैं, और उसमें एक चीज़ उन्होंने कहा था कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनाओ, मतलब एक तरीके संस्थागत एक संस्था बनाने की बात करी गई, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, यानी कि ये इसको एक सुविधाजनक बनाने का प्रोसेस को और जो है सरल बनाने का तरीका मतलब किया जा रहा है, संशोधन लाया गया है आपका रूल्स में। क्या क्या इसके जो है प्रमुख बातें वो देख लेते हैं। एक तो सारी जो भी एप्लीकेशन व्हीकल स्क्रैपिंग के आप दोगे कि भाई साहब मेरी व्हीकल स्क्रैप कराना है तो वो डिजिटली दोगे, ठीक। एजेंट का लफड़ा छोड़ो, ऑफिस जाने का लफड़ा छोड़ो, डिजिटली डालोगे। और डिजिटली एप्लीकेशन डालने से पहले आप लोग को वाहन करके एक इनकी वेबसाइट होती है मोटर व्हीकल संबंधित, उस पर जाके चेक करोगे, व्हीकल ओनर चेक करेगा, सारे जो भी चेक हैं वो सब करने के बाद ही एप्लीकेशन डालोगे। तीसरी चीज़ ये है कि व्हीकल ओनर
जो है उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, और मतलब आपका जो ये RVSF है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी ऑपरेटर, और इनका एक ऑपरेटर होंगे भाई। तो वही लोग तो व्हीकल स्क्रैप करेंगे, तो व्हीकल ओनर के उनके डिस्ट्री डालेगा, फिर वो स्क्रैप करना है, वो सारे जो काम है, तो वो एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई साहब हाँ ये चीज़ें हमारे में थी जो पहले से कुछ ख़राब है, या फिर जो है जो भी उन्होंने बताया कि हाँ 15 साल हो गए, 17 साल से मैं चला था, जो भी चीज़ें वो सब उस अंडरटेकिंग व्हीकल ओनर और ये दोनों लोग इस पे जो है मतलब कॉमन पॉइंट पे आएंगे। एक तरीके से मतलब समझ लो एक कागजात तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाएगा ये। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये भी इसमें डाला जाएगा। इंक्लूजन ऑफ मोर डिटेल्स इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में रहेगी, जिसमें कि व्हीकल जो सबमिट करेगी स्क्रैपिंग के लिए उसमें और ज़्यादा पारदर्शिता आ सके इन ट्रेडिंग ऑफ द सर्टिफिकेट। ठीक, ट्रेड वेड भी करने के लिए भी काम आ सकता है। इसके अलावा भाई TC मिलेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि भाई साहब हाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, अब ये व्हीकल जो स्क्रैपिंग ऑपरेटर है ये अब इसको करेगा। तो ये भी सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रूफ, डिजिटल प्रूफ ये ट्रांजेक्शन के लिए हो सकता है। तो जैसे आपने स्क्रैपिंग कर दी तो उसकी कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, ऐसा मैंने पीछे पढ़ाया भी था। तो वो सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा तभी आप उसकी ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक, तो ये चीज़ जैसे आपने किसी अपनी कार दे दी, उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, उस सर्टिफिकेट को आप ट्रेड कर सकते हो। नई गाड़ी आप लोगे तो उसमें कुछ जो है बचत होगी, ऐसा रूल्स में बताया गया, मैंने पढ़ाया था पहले, आप लोग को याद होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है, पूसा कृषि विज्ञान मेला। ठीक, पूसा एक्चुअली पूसा का जो मेला है ये होता तो अब न्यू दिल्ली में, लेकिन पूसा ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये बिहार में एक जगह थी, और वहाँ पे जब ब्रिटिश काल था तब एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर में रिसर्च की जाती थी, कौन सी सीड कौन सी मिट्टी में करें तो कितनी अच्छी उत्पादकता होगी, क्या क्वालिटी आएगी। तो ये सब पूसा बिहार में होता था, तो वहीं से इसका नाम पूसा इंस्टीट्यूट पड़ा हुआ। आज भी हम इसको पूसा जो है कृषि विज्ञान मेला बोलते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में होता है, लेकिन पूसा से ये हटा लिया गया था ये इंस्टीट्यूट 1936 में। क्यों? क्योंकि पूसा में एक अर्थक्वेक आया था, फिर इसको रिलोकेट कर दिया गया था दिल्ली में, लेकिन नाम हम आज भी इसको पूसा बोलते हैं। एक्चुअली में ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IRI करके होता है ये। ठीक, IARI। तो ये इंस्टीट्यूट को हम लोग पूसा बोल देते हैं, ठीक है ना, ये बिहार वाली जगह पे। और ये दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट। इसको वित्तीय पोषित और जो है प्रशासित कौन करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करता है। ये IRI जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारत में जो हरित क्रांति आई थी ना 1970 के दशक में, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक, अभी क्या है कि जो मेला लगा, मेला में भाई साहब 9 से 11 मार्च तक चला, दिल्ली में हुआ। इन्होंने जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने बताया भाई साहब कि 40,000 फार्मर्स को मदद हुई है, बेनिफिट मिला है। खैर, तो यहाँ पे जो थीम थी इस मेले की वो क्या थी? सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान, ये इसका थीम था। इसमें कई सारे जो है प्रदर्शनी लगाई गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, प्रिसीजन फार्मिंग कैसे करना है, वीट की अलग अलग वैरायटियाँ, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, एग्रीकल्चर मॉडल और फार्मर एडवाइजरी सर्विसेज भी यहाँ पर दी गई। इसका मेन काम जो होता है इस इंस्टीट्यूट का, RI का, वो क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेन काम है कि ये इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन के लिए। एक एक चीज़ समझते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च, अनुसंधान करना है, बीज कौन सा लगे, कौन सी मिट्टी में लगे, कौन सी वैरायटी लगाएं, ठीक, ये सारी चीज़ हो गई। शिक्षा, ठीक, एजुकेशन करते हैं। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है? जो भी नई टेक्निक आ रही है, इनोवेशन आ रहा है, उसको लैब से, मतलब कि लैब जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वहाँ से, लैब से लैंड तक, भूमि जहाँ पर खेती एक्चुअली में हो रही है वहाँ तक ले आने को ये जो प्रोसेस होता है इसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो टेक्निक का एक्सटेंशन करना है, एग्रीकल्चर टेक्निक का बढ़िया से बढ़िया जमीनी रूप, मतलब ज़मीन पे जाए वहाँ पर जहाँ पे कृषि हो रही है। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी इसको बोला जाता है। RI इसमें जो है प्रीमियर संस्था है हमारे भारत में। ठीक, ये कई सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए। अगले जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित हॉल मार्किंग ऑफ ज्वेलरी। देखो, ज्वेलरी में आप लोग सुनते होंगे कि सोना लेना है भैया हॉल मार्क वाला लेना, चांदी लेना है तो हॉल मार्क वाला लेना। एक्चुअली भारत में ये हॉल मार्किंग वाला जो काम है ये स्टैंडर्ड इसके कौन सेट करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेट करता है।
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कमेंट करके बताइएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और भारत में सिर्फ दो ही आभूषण, दो ही ज्वेलरी ऐसी हैं, मेटल ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है हॉल मार्किंग होती है। एक है गोल्ड और दूसरा है सिल्वर, ध्यान रखना सिर्फ दो ही हैं, ठीक। और अभी क्या है कि कई सारे जो है आभूषण घर में और लोगों के पास हैं जिनमें हॉल मार्किंग नहीं हुई है। अभी जो नए आभूषण बन रहे हैं उनमें तो हॉल मार्किंग मैंडेटरी है, ठीक, सोने की और गोल्ड के लिए। लेकिन पहले के भी कई सारे जिनकी भाई नहीं है हॉल मार्किंग, तो उनकी हॉल मार्किंग कराने के लिए कुछ सेंटर खोले गए जिनका नाम है एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर, ठीक। BISE इसको भाई साहब खोलेगा। इसमें जो भी कॉमन कंज्यूमर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जाके वो अपना अनहॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी जो है जाके टेस्ट करा सकता है, ठीक। ये BIS के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त होंगे वाले सेंटर। और इसमें क्या रहेगा, अगर आप 4 तक आर्टिकल लेके जाते हो तो 200 रुपये चार्ज लगेगा, और 5 या 5 से ज़्यादा आर्टिकल लेते तो 45 रुपये प्रति आर्टिकल आप लोग को चार्ज किया जाएगा। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला था कि टेस्टिंग सेंटर जो है ये टेस्टिंग करेंगे गोल्ड की ज्वेलरी की कॉमन कंज्यूमर के, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और मतलब उनकी ज्वेलरी के लिए जो है क्या उनको क्या उसका मतलब उसकी मतलब उसमें कितना मेटल, प्रीसियस मेटल है, कितना वेट है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जिसमें एक टेस्ट रिपोर्ट होगी, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हुई होंगी, ठीक। ये हॉल मार्किंग को डिफाइन करता है BIS की एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु के अनुपातिक सामग्री, आप लोगों को पता होगा जब आप कभी हॉल मार्किंग शायद आपने कराई हो या ना कराई हो, जो बता देता हूँ कि उसमें तो टोटल गोल्ड नहीं होता, उसमें कई सारे धातु होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लेकिन ये बताया था, फिर उसी के हिसाब से बताया था कि भैया 14 कैरेट है कि 18 कैरेट है कि 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है सटीक रूप से टेस्ट रिपोर्ट में बताई जाती है। सिर्फ दो ही मेटल पे होता है, गोल्ड और सिल्वर पे हॉल मार्किंग हमारे यहाँ अभी, ठीक। और हॉल मार्किंग जो है अभी भारत में 3 लाख जो है गोल्ड आर्टिकल का प्रतिदिन किया जा रहा है। यूनिक आईडी होती है, एवरी डे किया जा रहा है, जो कि मैंडेटरी हॉल मार्किंग नॉर्म्स। अब कुछ यहाँ पर इसका जो है वो दिखा देता हूँ। इस तरीके का जो ये मार्क होता है ये BIS स्टैंडर्ड मार्क होता है, ठीक। देखिए ऐसे कंगन में ऐसे बना हुआ है ये। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो 22 के 1916, ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड बताता है, 22 मतलब 22 कैरेट का। इसके अलावा ये 6 डिजिट का जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब कि अल्फ़ाबेट भी होंगे और न्यूमेरिक भी होंगे, 1 2 3 भी होंगे, तो 6 डिजिट जो है क्या ये जो है कोड होता है, जो कि यूनिक होता है हर ज्वेलरी आर्टिकल पर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जिससे जो है मतलब डुप्लीकेसी, नकली और ये सब जो है मिटाया जा सकता है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से है, इंटरनेशनल रिलेशन। जिनेवा कन्वेंशन हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, वॉर क्राइम क्या होता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होता है, पढ़ा था ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे रूस जो है हमला कर चुका है, आप लोग पता है, यूक्रेन पे। कई जो लोग कह रहे हैं भैया ये वॉर क्राइम कर रहा है, भैया ये उल्लंघन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है, तो चलो पढ़ लेते हैं भाई, इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनेवा कन्वेंशन क्या है भाई साहब, इसमें 4 संधियों का एक समूह है जिनेवा कन्वेंशन। मतलब इसमें 4 ट्रीटी आती हैं जो 1949 में फॉर्मलाइज करी गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और इसमें 3 एडिशनल प्रोटोकॉल हैं, 4 संधियां हैं, 3 प्रोटोकॉल हैं। तो और इनको जो है ये कॉडिफाई किए गए हैं, यानी कि संहिताबद्ध किए गए हैं, जिसमें कि एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक। जिसमें कि स्वीकृत नैतिक और कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, किससे संबंधित, ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ दोज इम्पैक्टेड बाय द वॉर, जो लोग युद्ध से प्रभावित लोगों को मानवीय उपचार के लिए। ये जिनेवा कन्वेंशन 4 ट्रीटी और 3 प्रोटोकॉल। फोकस भाई साहब क्या है कि जो लोग नॉन कॉम्बेटेंट हैं, जो लोग मतलब लड़ाई नहीं कर रहे हैं, सिविलियंस हो गए, या फिर जो लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, मतलब वॉर करने आए, रशिया का कोई बंदा यूक्रेन में पकड़ा जाता है तो वो क्या है, वो प्रिजनर वॉर है। या फिर यूक्रेन का कोई बंदा जो है रशियन पकड़ लेते हैं तो प्रिजनर वॉर है। तो उनके लिए ये फोकस इसमें किया जाता है, भाई साहब उनको अच्छा ट्रीटमेंट करो, ऐसे नहीं उसकी टांग काट रहे हैं, बीहेडिंग कर दे रहे हैं, ये सब गड़बड़ बात है, ठीक। देखो मेन चीज़ यहाँ पे लॉजिक क्या है कि आप लड़ो उससे जो आपसे लड़ रहा है, ठीक, या जो आपसे लड़ने के लायक है। आप उससे नहीं लड़ोगे जो आपसे लड़ नहीं रहा है
और दूसरी चीज़ लड़ने के लायक नहीं, आसान भाषा में समझते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। नॉन कॉम्बिनेंट मतलब नहीं लड़ रहा है आपसे, सिविलियन है। प्रिजनर्स वॉर, अब वो आपके कब्जे में है, अब आपसे वो लड़ने के लायक नहीं है तो आप उससे नहीं लड़ोगे। तो ये सारे जो है जिनेवा कन्वेंशन में आते हैं। लेकिन अगर कोई जो है जैविक हथियार, रासायनिक हथियार का यूज़ हो रहा है तो ये सब जो है किस में आता है, हेग कन्वेंशन और जिनेवा प्रोटोकॉल में आता है। ठीक, प्रोटोकॉल में ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन, ठीक है, इनके और हेग कन्वेंशन में। लेकिन अगर ये नॉन कॉम्बेटेंट और प्रिजनर ऑफ वॉर ये जिनेवा कन्वेंशन में। तो जिनेवा कन्वेंशन और प्रोटोकॉल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक, और जिनेवा कन्वेंशन को जो है यूएन के सारे मेंबर्स ने जो है रेटिफाई कर रखा है। कितने मेंबर्स हैं यूएन में? 193 हैं। और वैसे देखा जाए तो इसके अलावा 196 मेंबर, यानी कि 3 और हैं। बताइए कौन कौन से वो मेंबर हैं? 3 प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया इनको रेटिफाई कर रखा है कितनी कंट्रीज़ ने? 174, 169 और जो है 79 स्टेट्स ने। अब जो 4 जो संधियां हैं, ट्रीटीज़, उनके बारे में समझ लेते हैं। पहली संधि जो है ऐसे जो है चोट खाए हुए सैनिक और बीमार सैनिकों से है जो लैंड पे पकड़े गए हैं, लैंड पे वॉर के समय। सेकंड वाला जो है बीमार और ऐसे जो है सिक, बीमार, वुंडेड, चोटिल जो मिलिट्री पर्सनल है जो समुद्र में वॉर के टाइम पे पकड़े गए हैं, ठीक, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो पहला लैंड वाला हो गया, दूसरा जो है समुद्र वाला हो गया। सेकंड से एस से है और ये समुद्र एस भी, सी भी एस से है, तो ये आपको याद रहेगा। थर्ड जो है होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर से संबंधित, ठीक, जिसमें उनके ह्यूमन ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, इक्वालिटी, एक्सेस प्रिजनर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फोर्थ होता है आपका कि जो भी सिविलियंस हैं आपकी ऑक्युपाइड टेरिटरी में, जैसे अभी रशिया जो है कह रहा ना कि हमने ये ऑक्युपाई कर लिया, वो ऑक्युपाई कर लिया, तो उस ऑक्युपाइड टेरिटरी में जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्शन देता है चौथा जिनेवा कन्वेंशन। पहला लैंड पे घायल सोल्जर, दूसरा जो है समुद्र पे घायल सोल्जर, तीसरा प्रिजनर्स ऑफ वॉर और चौथा जो सिविलियंस हैं ऑक्युपाइड टेरिटरी में। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अच्छे समझाने की कोशिश करी है। समझ में आता तो प्लीज लाइक आउट तोड़िए। अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर साल WTO से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक। तो यहाँ पे एक न्यूज़ में भी है तो ये पूछेगा, इससे संबंधित भारत में क्या हुआ है वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, ठीक, ये WTO के अंतर्गत आता है, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का केस लेते हैं, ठीक। क्या हुआ, इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानते हैं, किससे संबंधित? ट्रेड से संबंधित, व्यापार से संबंधित, ठीक। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने पाकिस्तान को माना, लेकिन पाकिस्तान ने हमको कभी भी याला स्टेटस नहीं दिया, ठीक। लेकिन अब एक तो ये फैक्ट आपको समझ लेना चाहिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि गैर भेदभाव। इंडिया ने जब पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया तो भारत ने ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापार में, ट्रेड में हम जो भी इसको फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान को, वैसा ही हम फेवर बाकी जो ट्रेडिंग का जो कंट्रीज़ हैं इंडिया की उसके साथ भी करेंगे। हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो मतलब यह है कि हम अगर किसी को ये बोल रहे हैं कि हम फेवर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी को डिसफेवर करते हैं, मतलब यह है कि उतना ही फेवर हम बाकियों को भी करेंगे। वैसे भी WTO का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है फ्री एंड फेयर ट्रेड, ठीक है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराना, ठीक। इंटरलिंकिंग वाला अपना जो तरीका है याद करने का, तो वैसे ही है। इंडिया ने दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है दर्जा छीन लिया था जब जो है पाकिस्तान ने एक फिदाइन हमला किया था भारतीय पुलिस के ऊपर, 40 लोग मर गए थे, ठीक। 40 लोग जो है मर गए थे, पाकिस्तान ने कभी हमको दिया नहीं। 2019 में पाकिस्तान से हमने वापस मोस्ट फेवर्ड का नेशन का स्टेटस खींच लिया था, ले लिया था, ठीक। अब कुछ ऐसा ही जो है रशिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, कनाडा, जापान करने वाला है। WTO के ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट मेंबर बताइए कौन ज्वाइन हुआ था और लास्ट मेंबर कौन निकला था, ये भी बताइएगा, ठीक। तो इसका मतलब यही होता है कि हम अगर किसी एक को एक फेवर कर रहे हैं तो वैसे ही फेवर हम सबको करेंगे, ठीक। लेकिन हम उसको दर्जा हम दे रहे हैं। मान लीजिए कुछ फेवर कैसा क्या कर रहे हैं कि टैरिफ को लो रख रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट आपके यहाँ से आ रहा है तो उसको कम टैरिफ रख रहे हैं। इम्पोर्ट कोटा जो है हाई रखेंगे, मतलब भारत में मान लीजिए इम्पोर्ट आ रहा है तो वो हाई कोटा रहेगा, मतलब अच्छा खासा मार्केट एक्सेस भी हम दे रहे हैं, पहुँच हमारे में मार्केट खुला हुआ आओ करो आके,
व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज तुम्हारे आएंगे, तुम्हारे यहाँ से जो इंपोर्ट भी आएगा या फिर टैरिफ जो है वो भी हम कम रखेंगे। जैसे मान लो हम नहीं चाहते हैं पाकिस्तान को जो है लोग एक्सपोर्ट करें, तो हम क्या करें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपोर्ट पे टैरिफ लगता है, हम एक्सपोर्ट पाकिस्तान पे जो हो रहा है उस पर भी टैरिफ, मान लीजिए बाकियों के लिए 10 है, यहाँ पे हमने 50% कर दिया, तो लोग एक्सपोर्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान को, महंगा पड़ेगा, ठीक। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खरीदना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उनको भी वहाँ पर महंगा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के बहुत बेसिक और बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक। तो शेयर जरूर करा करिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन मुझे मिलता है। यहाँ पे ये है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के। क्या कि मान लीजिए 2 कंट्रियों ने जो है आपका FTA कर लिया, अपवाद है ये, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था कनाडा और इंडिया के बीच में सेपा की बातें हो रही हैं, ठीक, कुछ इस तरीके का है। या फिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, जैसे RCEP हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ में, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो विकासशील देशों को कुछ स्पेशल एक्सेस देती हैं मार्केट को, जैसे कि USA ने इंडिया को दे रखा था क्या, GSP, जनरलाइज स्पेशल प्रेफरेंस दे रखा था, अभी तो खैर ले लिया है, देखते हैं इसका वापस करेगा। तो ये सब जो है कुछ अपवाद होते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन या फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाले के अगेंस्ट में, ठीक। अच्छा, जब रिमूव कर रहे हैं ये लोग MFN का स्टेटस, तो क्या इसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर है कि हाँ निकालेंगे, WTO को बताएंगे? नहीं, कोई भी औपचारिक प्रक्रिया इसमें नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, ठीक। और कि हम सरेंडर कर रहे हैं MFN ट्रीटमेंट को, और ये क्लियर भी नहीं है कि भाई साहब मेंबर्स को जो है ऑब्लाइज भी हैं कि WTO को बताया जाए कि ना बताया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है। MFN स्टेटस अगर रशिया का जाता तो उसका क्या मतलब है, मतलब यही है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके वेस्टर्न एलाइज कि हम रशिया को अपना इकोनॉमिक यानी आर्थिक साझेदार नहीं मानते हैं, और जो बट इसका मतलब ये नहीं है कि डज नॉट इन इटसेल्फ चेंज कंडीशंस फॉर ट्रेड, ठीक। अगर हम MFN हटा लें स्टेटस, तो मान लीजिए पहले 10% का जो है इंपोर्ट टैरिफ था, तो MFN हटाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि ये भी हट जाएगा, हो सकता है ये सेम रहे, हो सकता है ये 20% हो जाए, हो सकता है 5% कम भी हो जाए, तो जो ट्रेड जो चेंज कंडीशंस हैं हो सकता ना भी चेंज हो, ठीक। तो MFN एक तरीके से मतलब एक सिंबॉलिक नेचर है इसका, प्रतीकात्मक जो है इसका पहलू है, ये समझना जरूरी है। इट डज नॉट फॉर्मली अलाउ द वेस्टर्न एलाइज टू इंक्रीज इम्पोर्ट टैरिफ, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि ये बढ़ाएं, कोटा इंक्रीज करें, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। या फिर उनको बैन कर दें कि रशिया से हम गुड्स लेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। और रिस्ट्रिक्ट करें सर्विसेज आउट ऑफ द इकोनॉमिक कंट्री, ये भी जरूरी नहीं है। दे कुड ऑल्सो ओवरलुक रशियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा जो अधिकार हैं रशिया की तरफ से, हो सकता है MFN जब हटा रहे हैं तो उस पर भी कुछ ये लोग विचार करें। इसको समझो कैसे, क्या मतलब है। मान लीजिए रशिया ने कोई कंपनी ने कोई पेटेंट करा रखा है, ठीक। वो पेटेंट जब जाता है USA, तो US वाले भी कहते हैं हाँ ठीक है भाई, ये रशिया ने कंपनी ने पेटेंट कर रखा है, तो हम इसको यहाँ पर किसी और को नहीं, कोई और बनाता तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब कोई ऐसा पेटेंट वाला है, हो सकता है रशिया में कोई जो कंपनी है वो भी इसको बना ले और पेटेंट की वो रक्षा वहाँ पर नहीं करेंगे। समझ में आया चीज़, एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए, इसको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर लोग से कराते रहिए, आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से संबंधित है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए मसौदा अभी लाया गया है नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2022 का। मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, पिक्चर दिखाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। इस कमरे में जितनी भी चीज़ें रखी हैं सब मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, सब मेडिकल डिवाइसेस हैं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो औषधि विभाग ने जो है एक अप्रोच पेपर निकाला है, ठीक, दृष्टिकोण पत्र निकाला है ड्राफ्ट ये मसौदे पर, ताकि उस पर परामर्श हो सके। ये ड्राफ्ट पॉलिसी ये इस चीज़ पे एम करती है कि हम कोर ऑब्जेक्टिव है कि भैया लोग की तक पहुँचे ये मेडिकल डिवाइसेस। भाई साहब मान लीजिए एक्सरे मशीन है, कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ रिमोट एरिया में जहाँ पे एक्सरे की मशीन नहीं, वहाँ पे हड्डियाँ टूटती हैं किसी की, तो वो कैसे आप देखोगे, ठीक। तो उसको या तो वहाँ से जो है स्थानांतरित करना पड़ेगा कहीं पे, तो वो एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब मेडिकल डिवाइसेस हर जगह पहुँचें। उसके बाद वो भैया पहुँचे तो अफोर्डेबल भी हो, पता चला वहाँ पहुँच गई लेकिन कोई किसी के पास इतनी जेब में पैसा नहीं कि वो उसको यूज़ कर पाए। सेफ़ होने चाहिए हड्डी, पता चला एक्सरे मशीन ऐसी है कि जो हड्डी की जाँच कराने का है कि टूटी कि नहीं टूटी, उसने 2 हड्डी और तोड़ दी, तो ये सेफ्टी भी होनी चाहिए, ठीक, क्वालिटी भी होनी चाहिए भाई साहब। ऐसा ना हो एक्सरे की जगह गामा रेज फेंकने लगे। मैं जस्ट आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है।
फोकस ऑन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। ठीक, डिवाइसेस लेके जाए तो वो खुद से मतलब कुछ जो है आप उसको सस्टेन भी कर पाओ। इनोवेशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए मेडिकल डिवाइसेस सेंटर में। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि कुछ वो कमा के आपको दे, ठीक है, तभी तो लेगा कोई भी। कोई मतलब इसको खोलना चाहता है या फिर कोई किडनी का डायलिसिस करना चाहता है, ये सारी चीज़ें। तो इस पॉलिसी का जो साल है जिसमें हम लोग टारगेट कई सारे अचीव करना चाहते हैं वो 2047 है, ध्यान रखना। 2047 है, 100 साल हमारे पूरे होंगे, तो मेरे ख्याल से उसी को इसमें बनाया गया 2047, नहीं तो 2050 भी कर सकते थे। इसमें क्या, इसमें जो पॉलिसी में परिकल्पना क्या की गई है कि विल बी हैविंग फ्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिवाइसेज एजुकेशन रिसर्च, मतलब कुछ ऐसे संस्थान हम बनाएंगे जो मेडिकल डिवाइसेस पे शैक्षिक और जो है अनुसंधान पे फोकस करेंगे। कुछ जो है भारत जो है वो 25 हाई एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो मेडटेक में है उसका घर होगा, और जो है वहाँ पर हमारे यहाँ भारत में उसका जो है आपका प्रवर्तक होगा, यानी कि उद्गमित होगा हमारे यहाँ से। मेडटेक क्या है पहले समझ लो। मेडटेक ये है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें टेक्नोलॉजी को जोड़कर जो है एक सनराइज सेक्टर बन जाता है। सनराइज यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको मेडिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी को जोड़कर मेडटेक सेक्टर बोला जाता है। सिंपल सी चीज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने अप्रोच पेपर में इसके लिए बोला भी है, मदद भी कर रहा है। मेडटेक इंडस्ट्री को ये जो है 100 से 300 बिलियन डॉलर साइज़ का बनाना चाहते हैं, जिसमें कि पूरी दुनिया में भारत का जो ये शेयर होगा मेडटेक इंडस्ट्री का, वो पूरी दुनिया में 10 से 12% का हो जाए, और 2047 तक का एम है ये। ठीक, वहीं अगर 2025 तक देखा जाए तो मार्केट साइज जो है वो 11 बिलियन यूएस डॉलर का से 50 बिलियन यूएस डॉलर का करने की बात कही गई है। और 2027 तक कितना बोला है, 100 से 300 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक, तो ये हमारे आज का जो है सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग को बता दें कि यूपीपीएससी के लिए कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, और यूपीएससी के लिए भी बाकी करंट अफेयर के और जो है चल रहे हैं। कहीं पे आप पढ़ते हैं, डाउट डिस्कशन आपका वहाँ पे कुछ हो नहीं पाता है, काउंसलिंग गाइडेंस बिल्कुल ख़त्म है, तो आप तब भी आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए है कंप्लीट पेड ग्रुप, सिर्फ यूपीपीएससी के लिए है। और करंट अफेयर मंथली टेस्ट सीरीज़, ये सब यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए भी है। सिर्फ टेस्ट सीरीज जो है वो यूपीपीएससी के लिए। तो ये कुछ मॉड्यूल है, आप पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार सही लगता है उसको आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो 9650347272 पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मेरे लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा यही है, और उससे बड़ा मोटिवेशन ये है कि जो मैं आंसर्स आप लोग से पूछता हूँ वो आप लोग कमेंट करके जो बताइए। सबसे बढ़िया जो आंसर्स देगा उसके जो है मैं पिंड कमेंट में उसको मतलब डालूंगा। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से देते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।